स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सोती बड़ी घर के सदा के सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है। फटाफट 50 से ज्यादा बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से कई सारे इस्तीफे एक साथ सामने आए हैं। दोस्तों इसी के साथ में गिरिराज सिंह भी बीजेपी को देने लगे हिदायत। दोस्तों और क्या तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, बताएंगे जनसुराज ने किसको अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर परिवार में टिकट बांटने पर जीतन राम मांझी से है पार्टी के बड़े बड़े नेता नाराज और 10 से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे कौन से ऐसे एनडीए गठबंधन के सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर दी है जमकर धमकी। दोस्तों और जनता दल यूनाइटेड ने बिना किसी घोषणा के 3 उम्मीदवारों के नाम भी आगे कर दिए और उनसे नॉमिनेशन भी दाखिल करवा दिया गया। डिटेल में जानकारी बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब हो चुका है बदलाव, केवल 14 तारीख को नतीजे का रहेगा इंतजार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान लगातार जारी है। दोस्तों एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे हो जाने के बाद नीतीश कुमार को 101 सीटें दी गई थी दोस्तों, जिसके बाद नीतीश ने जोरदार विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना नेता मैदान में उतार दिया। दोस्तों भागलपुर के कहलगाम सीट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था, जनता दल यूनाइटेड ने यहां पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ में काराकाट की सीट पर भी जेडीयू ने दावेदारी ठोक दी है। दोस्तों नीतीश कुमार ने यहां तक कि चिराग पासवान को दी गई सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार चिराग पासवान की पार्टी के नेता सीट बंटवारे में मिले सोन वर्षा की सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने मंत्री रत्नेश सदा को यहां से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। दोस्तों यानी चिराग की एक सीट और एक भारतीय जनता पार्टी की सीट नीतीश कुमार ने खुद ले ली है बिना बताए, और जीतन राम मांझी ने भी धमकी दी है कि 2 सीटों पर वो चिराग के सामने अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो एनडीए गठबंधन में जमकर खींचातान चल रही है दोस्तों, रस्ता कस्सी चल रही है और मामला धीरे धीरे करके और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में जीतन राम मांझी जहां पर एक और चिराग पासवान को उम्मीदवार उतारकर हराने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों तो जीतन राम मांझी की पार्टी में जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं वे सारे के सारे किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों परिवारवादी पार्टी होने के कारण अब जीतन राम मांझी का भी जोरदार विरोध हो रहा है। जीतन राम मांझी को जो 6 सीटें दी गई है, जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा कुमारी को इमामगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। जीतन राम मांझी ने अपने समधन ज्योति देवी को टिकट दिया है। दोस्तों उनको मांझी 12 चट्टी की सीट से मैदान में उतार रहे हैं, गया जी की ये सीट है दोस्तों। और इसके बाद एक और अपने दूर के रिश्तेदार को टिकट देकर मैदान में लड़वा रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं। दोस्तों इससे पता चल चुका है कि जीतन राम मांझी को 6 सीटें दी गई, तो इसमें 3 सीटें उन्होंने डायरेक्ट फैमिली रिलेशन वाले लोगों को देकर मैदान में उतारने का फैसला लिया। इससे पता चल रहा है कि महादलित समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में वोट करने की अपील करने वाले जीतन राम मांझी अपने परिवार के लोगों में टिकट बांट रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब महादलित समाज के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से जीतन राम मांझी उनके वोटों की बीजेपी के साथ में सौदागरी कर रहे हैं, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर बिहार में राघवपुर की विधानसभा सीट से कौन मैदान में उतरेगा, यानी तेजस्वी यादव के सामने कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर काफी चर्चा हुई दोस्तों। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जब राघवपुर पहुंचे और कहने लगे कि मैं यहां के लोगों से मुलाकात करके हवा पहचान रहा हूं और बातचीत कर रहा हूं, अगर इजाजत मिलेगी पार्टी से तो मैदान में उतरूंगा, यानी तेजस्वी यादव को चुनौती देने का दावा कर रहे थे प्रशांत किशोर। हालांकि दोस्तों जब वो क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से बातचीत की होगी, तो वहां पर उनको फीडबैक मिला कि आप यहाँ पर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव मत लड़िए, वरना आपको भारी नुकसान होगा, छवि भी खराब हो जाएगी और बुरी तरीके से हार भी जाएंगे। और यही बड़ा कारण है कि दोस्तों की तेजस्वी यादव के सामने प्रशांत किशोर ने चंचल सिंह को मैदान में उतारा है। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को राघवपुर से हरा पाना नामुमकिन है, इसीलिए प्रशांत किशोर ने अच्छा किया कि कोई दूसरा उम्मीदवार दिया, वरना वो खुद चुनावी मैदान में उतरते तो विपक्ष के वोट इससे डिवाइड हो जाते और कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो दोनों पार्टियों को साथ में मिलकर या अकेले अकेले भी चल रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ बोलने की जगह एनडीए गठबंधन को टारगेट करे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जनसुराज पार्टी और तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य एक ही है, नीतीश कुमार और भाजपा को सत्ता से बाहर करना, और इसीलिए सबको मिलकर साथ में चलना चाहिए और ये सही फैसला लिया है प्रशांत किशोर ने, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। 71 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया। 101 सीटें भाजपा को लड़ने के लिए मिली है, 71 पर नाम ऐलान कर दिया, बाकी 30 सीटें भी बाकी है दोस्तों। 30 सीटों में कई सारे हाई प्रोफाइल सीटें भी अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वो कई सारे विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटेंगे, लेकिन बीजेपी ने केवल अपने 10 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे। इससे पता चल रहा है कि मोदी और शाह में हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो बिहार में वर्तमान मंत्री या विधायकों के टिकट काटे। अगर ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ एक जोरदार बगावत हो सकती है, शायद उसी बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वर्तमान विधायकों को मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह के साथ में भी धोखाधड़ी करनी शुरू कर दी है दोस्तों। कारण यह है कि बेगूसराय जिले से सांसद के तौर पर आते हैं गिरिराज सिंह और उनको केंद्र में मंत्री इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो बिहार में भाजपा के एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर बीजेपी को लगता है कि वोट मिलता है। ऐसे में बेगूसराय जिले के अंदर कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसान पर चढ़ गया दोस्तों। बखरी सुरक्षित सीट पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित न होने और तेघरा से स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया पर खुलकर नाराजगी देखने को मिली है। भाजपा कार्यकर्ता गौतम सिंह राठौड़ ने बखरी सीट पर सुपड़ा साफ होने की बात कही है। तेघड़ा विधानसभा से टिकट नहीं मिलने पर केशव सांडिल्य ने फेसबुक पर भी जोरदार तरीके से मोर्चा खोला है। गिरिराज सिंह के पूर्व सांसद प्रतिनिधित्व रहे अमरेंद्र कुमार भी पार्टी को लेकर जोरदार तरीके से नाराजगी जता रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर चुनाव बिहार के हो रहे हैं दोस्तों, यानी विधानसभा के विधायकों के चुनाव हो रहे हैं लेकिन इस्तीफा अब सांसद का सामने आने लगा है। आपको बता दें कि भागलपुर से सांसद जनता दल यूनाइटेड के नेता अजय कुमार मंडल ने नीतीश कुमार के पास जाकर नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि मैं अपने पोस्ट को छोड़ना चाहता हूं। ऐसा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरी बातें नहीं मानी जा रही है और भागलपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। कुल मिलाकर दोस्तों ये नाराजगी इसलिए भी इतनी ज्यादा है क्योंकि अजय मंडल और उनके साथ में दिलीप मंडल दोनों के बीच में कोई ना कोई आपस में कलेश चल रहा है दोस्तों और दोनों चाहते हैं कि उनके लोगों को टिकट देकर भागलपुर से पार्टी मैदान में अपने लोगों को उतारे। लेकिन पार्टी जो उम्मीदवार चयन कर रही है और उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर सीटें दे दी गई है, इसे लेकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। अब सांसद ने इस्तीफा अपना नीतीश कुमार को सौंप दिया है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में एक सांसद का कम समर्थन हो जाएगा। तो क्या बीजेपी वाले भी इससे डरने वाले हैं? जो भी जानकारी आएगी इससे जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। हालांकि अभी तक इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 71 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की गई दोस्तों। पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुमार कुशवाहा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। वे पूर्व नगर परिषद डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। जितेंद्र कुशवाहा रक्सौल में जाने माने व्यवसायी हैं और सोना टॉकीज व सोना बस सर्विसेज के मालिक है। वे बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के करीबी माने जाने वाले कुशवाहा का पार्टी से लंबा जुड़ाव रहा है दोस्तों। इस बार रक्सौल से वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा को फिर से उम्मीदवार बनाए जाने से कुशवाहा नाराज है। सूत्रों के अनुसार 2020 के चुनाव में आश्वासन दिया गया था कि अगली बार उन्हें मौका मिलेगा। इस बार टिकट से उनको वंचित रखा गया है तो निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरेंगे दोस्तों। यानी जहां जिसको मौका मिल रहा है बिहार में एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नेता मैदान में है। अगर आप भी मानते हैं कि जिन लोगों से झूठे वादे किए गए हैं उनके पास कोई और तरीका नहीं है नाराजगी जताने का, इसीलिए उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, यानी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने को भी तैयार है दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजेंद्र यादव ने सुपौल से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एनडीए में अब तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो सका दोस्तों। ऐसे में आज जनता दल यूनाइटेड के 3 उम्मीदवारों के नामांकन की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जेडीयू के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे ही विधायक सिद्धार्थ पटेल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया दोस्तों। ये सभी लोग सीट शेयरिंग के बाद अभी भी चल रहे घमासान के बीच में जेडीयू की ओर से अपने उम्मीदवारी का दावा कर चुके हैं या नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब नए तरीके से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन जेडीयू जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट रही है दोस्तों, जिस स्पीड से, और चिराग और बीजेपी के दावे वाले सीट से भी अपने लोगों को मैदान में उतार रही है, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर घमासान और बढ़ेगा क्योंकि जेडीयू वाले बातचीत कम और टिकटों का बंटवारा ज्यादा कर रहे हैं और उनके उम्मीदवार अब नॉमिनेशन फाइल करते चले जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि इस बार समाप्ति की ओर भी बढ़ रही है। कारण यह है दोस्तों कि अति पिछड़ा वर्ग के लोग अब जनता दल यूनाइटेड से छिटकते जा रहे हैं। अजय मंडल ने भागलपुर के सांसद अपना इस्तीफा दिया। गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर धरना दे रहे थे। प्रमोद मंडल सीएम हाउस से धक्का देकर बाहर निकाले गए और बीजेपी के लोगों के द्वारा अन्य लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। मधेपुरा से निखिल मंडल को भी टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण वो भी नाराज है। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी सिंह और अशोक चौधरी ने पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड की वाट लगा रखी है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लेकर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर एनडीए के नेताओं से एक ही तरीके का ट्वीट करवाया गया दोस्तों, यानी पार्टी और एनडीए गठबंधन में चल रहे विवाद से लोगों का मन भटकाने के लिए, दिमाग भटकाने के लिए चिराग पासवान के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया कि एनडीए के सभी पार्टियों के बीच में सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण हो चुका है। यानी जब बवाल हुआ, नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई, 9 सीटों पर पार्टी की दावेदारी करी और उसके बाद चिराग और बीजेपी की सीटों पर उम्मीदवार उतारा, तो चिराग पासवान से यह पोस्ट करवाया गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। सेम इसी तरीके की बातें सम्राट चौधरी ने लिखी दोस्तों। सम्राट चौधरी ने भी सेम यही बातें लिखी है, यानी
ऐसा लग रहा है कि इन सबको किसी ने व्हाट्सएप भेजा है। ये सारे लोग व्हाट्सएप का कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, यानी कॉपी कर लेते हैं व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट कर देते हैं। अन्य सोशल मीडिया अकाउंट से एक ही तरीके की बातें हिंदी और इंग्लिश में लिखकर दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन एकजुट है। दोस्तों इससे पता चलता है कि आईटी सेल वाले कोशिश कर रहे हैं कि सारे नेता अगर एक साथ बोलेंगे कि सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया है तो इससे कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज जाएगा कि सब कुछ ठीक तरीके से हो गया। लेकिन अंततः दोस्तों जनता मूर्ख तो है नहीं, सब देख सकते हैं कि एक ही तरीके की बातें ये तीनों अकाउंट से लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये लिखे नहीं बल्कि लिखवाए गए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर अब कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं दोस्तों जिसमें इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों के बीच में एक उत्साह है, इसकी जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि अजीत अंजुम आजकल बिहार के दौरे पर है दोस्तों, और पत्रकार अजीत अंजुम के द्वारा लोगों से बातचीत की जा रही है। इसमें लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं दोस्तों उससे पता चल रहा है कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। अजीत अंजुम ने राघवपुर में तेजस्वी यादव के गढ़ के अंदर लोगों से पूछा तो अलग अलग तरीके के जवाब मिले, लेकिन घूम फिर कर जवाब का जो मतलब था वो यही कि हम लोग युवा सरकार चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में बहुत कुछ किया है। पत्रकार अजीत अंजुम लोगों से पूछते हैं कि क्या करते हो आप, तो कुणाल कुमार नाम का व्यक्ति कहता है, युवा कहता है कि वो बेरोजगार है। इसके बाद अजीत अंजुम सवाल पूछते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, जवाब आता है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। सवाल आता है कि प्रशांत किशोर 50 गाड़ियां लेकर राघवपुर में घूम रहे हैं, जवाब युवा देता है कि 1000 गाड़ी लेकर घूमेंगे, उससे क्या होगा, रोजगार के लिए तो हमें तेजस्वी यादव की सरकार चाहिए। अब हर घर नौकरी होगी और तरक्की होगी। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का ये नारा है दोस्तों, और ये नारा अजीत अंजुम के कई सारे लोगों के पूछे गए सवाल के अंदर दिखाई देता है, यानी जो जवाब जनता देती है उसमें दिखाई देता है। इससे एक बात स्पष्ट है कि लोगों को रोजगार चाहिए, और रोजगार से बड़ा मुद्दा बिहार में आज की डेट में कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे नेता आकर कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर दे, नरेंद्र मोदी आकर हर बार की तरह 2014 में जैसे 15-15 लाख रुपए देने का वादा करके गए थे, एक बार फिर से वो ट्राई कर सकते हैं बिहार में। लेकिन इस बार बिहार के लोग तय करके बैठे हैं कि सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी देने का वादा करे, अंततः गत्वा भलाई तभी होगी जब उनके पास रोजगार होगा। और रोजगार की बात केवल एक नेता डंके की चोट पर करता है, वो है तेजस्वी यादव। इसीलिए लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े भी नजर आते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये राघवपुर नहीं बल्कि हर बिहार के क्षेत्र का लगभग यही हाल है, लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले, उनको कमाने का एक साधन मिले जिससे अपने परिवार को एक संतोषजनक और प्रतिष्ठित जीवन दे सके। और इसीलिए युवा आज की डेट में बिहार में सबसे ज्यादा परिवर्तन के लिए लालायित है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उनका जवाब आया कि जब से सीट बंटवारा हुआ है हमारे कार्यकर्ताओं के घर में खाना नहीं बना है, यानी उपेंद्र कुशवाहा नाराज है कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है। हालांकि उपेंद्र बाबू ये क्यों कहते हैं फिर कि सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया, अगर उनके कार्यकर्ता नाराज है तो उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए और खुलकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और मोदी शाह को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा में इतनी हिम्मत कहां है दोस्तों, वो कार्यकर्ताओं के नाम पर टिकट तो ले लेंगे लेकिन टिकट बांटेंगे किसको आप लोग जानते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये सारे नेता केवल कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने को मिले एनडीए गठबंधन के तहत, और आप लोग जानते हैं कि ज्यादा सीटों पर लड़ने के बाद पार्टियां क्या करती है, उन सीटों का क्या होता है आप लोग जानते हैं दोस्तों, और रेट भी क्या होता है ये भी आपको पता होगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें वोट चोरी का नैरेटिव अब देश का नैरेटिव बनता जा रहा है। वोट चोरी वाले मामले को लेकर अब शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के अधिकारी से मुलाकात की है दोस्तों। वोट चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याएं बताई है और बताया है कि किन कारणों से उनको वोट चोरी को लेकर गुस्सा है। चुनाव आयोग से सारी शिकायतें की गई है, देखते हैं इस पर क्या कोई एक्शन होता है या नहीं होता। साथ साथ दोस्तों आरएसएस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस के 100 साल हो गए और 100 साल को लेकर जगह जगह जश्न रहा है दोस्तों। ये पता नहीं चला कि वीडियो कहां का है, लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आरएसएस वालों का ये परेड चल रहा है दोस्तों, जिसे आरएसएस वाले पथ संचालन बोलते हैं। और इस दौरान लाठी डंडे लेकर आरएसएस वाले एक सड़क से गुजर रहे हैं दोस्तों, और सड़क की हालत देखकर पता चल रहा है कि सड़क कितनी बुरी हालत में है दोस्तों। यहाँ पर सड़क नहीं है बल्कि गड्ढे ही गड्ढे हैं और पानी भरा पड़ा है और एकदम खराब सड़कें हैं दोस्तों। इसके बावजूद आरएसएस वाले यहाँ से पथ संचालन कर रहे हैं। जब पथ ही नहीं है तो पथ का संचालन कैसे हो रहा है, ये सवाल तो संघ वालों से पूछा जाना चाहिए दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए वोट की अपील करते हुए लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि यही तो है विश्व गुरु का भारत, विश्व गुरु का रोड, जो दूर दूर तक कहीं भी रोड नजर नहीं आता, केवल ईंट पत्थर लगाकर जुगाड़ चल रहा है, पानी पूरा भरा पड़ा है। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस वाले पथ संचालन की जगह अगर भाजपा सरकार से देश का संचालन सही करने के लिए बोलते हैं तो आज इस तरीके के रोड से गुजरना नहीं पड़ता और लोगों को थोड़ी सहूलियत मिलती। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश में किसी भी उस संगठन के होने का कोई औचित्य नहीं है जो संगठन
संगठन देश के लोगों के लिए काम ना आ सके, यानी देश के जनता का जो मन है दोस्तों, जो उनकी मांग होती है, साफ सड़कें मिलनी चाहिए और सड़कों पर कहीं कोई जाम नहीं होना चाहिए। अगर इन मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा, जनता की जन समस्या को नहीं उठा रहा, तो फिर उस संस्थान का, उस संगठन का दुनिया में सबसे बड़ा संगठन होना और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि जो जनहित में बात करेगा उसी संगठन को देश में काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। बाकी जो उल जुलूल काम में लोग लगे पड़े हैं उन संगठनों को पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ हरियाणा में सीनियर आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार से जुड़े मामले को लेकर 7 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक ना तो उनका अंतिम संस्कार हुआ है दोस्तों और ना ही उनको न्याय मिला है। परिवार की ओर से डीजीपी को पोस्ट से हटाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन डीजीपी को पोस्ट से नहीं हटाया गया, उसको छुट्टी पर भेजा गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसे में हरियाणा क्षेत्र के चंडीगढ़ पहुंचे तो दोस्तों, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और पूरन कुमार की पत्नी से मुलाकात करने के बाद राहुल ने कहा कि आईपीएस के परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अफसरों को अरेस्ट करे और दिवंगत आईपीएस का अपमान ना करे। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी एक्शन लेने की अपील की है। दोस्तों, पूरे मामले पर भाजपा वाले कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे उसके कुछ देर के बाद चिराग पासवान भी वहीं पर मौजूद थे। दोस्तों, कई सारे लोग इसको विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान और राहुल गांधी के एक साथ में श्रद्धांजलि देने के लिए जाना ये एक तरीके का कोइंसिडेंस हो सकता है। दोस्तों, इसके पीछे कुछ ज्यादा खास दिमाग लगाना नहीं चाहिए। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सोमवार को भारत में 3 मिलावटी कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। दोस्तों, इसमें श्री सन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड ड्रिंक्स और रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेसिपी फ्रेश टीआर और शेप फार्मा की रिलाइफ की खेप शामिल है। दोस्तों, WHO ने तीनों सिरप पर गंभीर जोखिम पैदा करने के आरोप लगाते हुए कहा कि यह जान के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का कारण भी बन सकता है। WHO ने दुनिया भर के देशों से कहा कि अगर उनके यहाँ इस तरीके की कोई दवाई मिलती है तो वो इस बात पर ध्यान रखे, ये काफी खतरनाक दवाइयां हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत के कफ सिरप को लेकर जो चेतावनी जारी की है WHO ने, इससे भारत की छवि भी काफी ज्यादा नुकसान होगी। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की छवि को बार बार इस तरीके के कांड के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें टॉप सीक्रेट का खुलासा करते हुए एक बड़ा दावा किया गया है। अभिषेक उपाध्याय जो उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकार हैं और एबीपी चैनल में काम कर चुके हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हुई लूट को लेकर सवाल पर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अयोध्या के नगर आयुक्त रहे और वर्तमान यूपी के सूचना निदेशक विशाल सिंह का नाम लेकर इस बात की मांग की गई कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के कार्यकाल की भी जांच किए जाने चाहिए, उनके कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। पवन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता ने बीजेपी के नेताओं और अधिकारियों पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लूट और दोहरे चरित्र के आरोप लगाया गया कि खेल नगर निगम के अंदर हुआ, वहीं विकास प्राधिकरण के अंदर भी ऐसा खेल हुआ। टॉप सीक्रेट में अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा की ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से यह खुलासा किया गया है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने के बाद सबसे ज्यादा खुशी अगर कोई दिखा रहा था तो वो भाजपा वाले दिखा रहे थे, तो क्या बीजेपी वालों ने इस दौरान जमकर पैसा बनाया है? गंभीर आरोप जो लगे हुए हैं दोस्तों, उस पर जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो और ज्यादा शक गहराएगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने का पूरी तरीके से प्रण लिया है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सिंधिया की चमड़ी मगरमच्छ जैसी मोटी हो गई है, इन्हें तो अब हराना ही पड़ेगा। जीतू पटवारी ये बातचीत दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के साथ में कर रहे थे दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने अब सिंधिया को हराने का संकल्प दोहराया है। कैमरे पर ये बोल रहे हैं, इसका मतलब नाराजगी काफी ज्यादा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हराएगी तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा दोस्तों, और राज्य में सरकार भी कांग्रेस की बन जाएगी। अगर ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी हासिल करती है तो इसीलिए कांग्रेस का अगला टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र होने चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के मामले पर। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें गोमती की सफाई को लेकर ढोंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार ने रिवर फ्रंट बनाया था जिसे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। अखिलेश ने भाजपा पर नफरत फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में मुफ्त इलाज होगा और दिव्यांगों को व्हील चेयर देने का भी हम लोग वादा करते हैं, यानी तैयारी पूरी हो गई है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से भाजपाइयों को निशाने पर लिया जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से उनका ये बयान सामने आया है। चलते हैं बिहार से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक सीट जिस पर चर्चा चल रही थी कि आखिर किसको मैदान में उतारा जाएगा, उसका लगभग कंफर्म हो चुका है। दोस्तों, खबर यह है कि दरभंगा की अलीनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। बीते दिन मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी में शाम 5 बजे शामिल करवाया गया। दोस्तों, बीजेपी को लगता है कि इस सीट से बाहर से किसी
किसी को उम्मीदवार लाकर लड़वा देंगे तो स्थानीय लोग वोट दे देंगे और जीत मिल जाएगी। हालांकि मैथिली ठाकुर का अपने गांव और उसके क्षेत्र के अंदर ही जोरदार तरीके का विरोध हुआ था, इसीलिए कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अलीनगर से अपना उम्मीदवार, वर्तमान उम्मीदवार जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बनाया, मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़वाया गया दोस्तों, तो यहाँ पर आराम से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जो पिछली बार चुनाव में बहुत कम अंतर से लगभग 6000 के अंतर से हारे थे, वो वापस से जीत जाएंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग अभी तक भी लगातार अपडेट आगे भी पहुंचती रहे। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।